Hello, students. So, today we are going to study a very interesting poem, The Duck and the Kangaroo. Kangaroo, okay, by Edward Lear. So, students, you must have enjoyed this song. It's a beautiful song. And now let's know about the poet. Edward Lear, 12th May 1812, Holloway. He was born there. 29th January 1888, San Ramo. He died. He was a very English famous poet, illustrator, musician, author, now known mostly for his literary nonsense in poetry and prose, and especially his limericks, a फॉर्म ही popularized. तो ये लिमरिक एक फॉर्म है जो बहुत लोकप्रिय हुआ अपने समय में, और इसी के लिए एडवर्ड लियर को ज़्यादा जाना जाता है। और इनका लिटरेरी नॉनसेंस, नॉनसेंस माने विदाउट सेंस, जैसे ये पोएम भी है, इसका कोई सेंस तो नहीं है, ये इमेजिनरी स्टोरी है, जस्ट टू फॉर एंटरटेनमेंट, है ना। ओके, द पोएम एलेबरेट्स द डिजायर ऑफ अ डक, डिजायर मीन्स इच्छा, डक की एक इच्छा, confined within the limits of the pond to go beyond and travel the world like the kangaroo did। यानी कि कन्फाइंड माने बंद, जो डक है वो हमेशा बंद रहती है, एक छोटे से पॉन्ड में रहती थी, उतनी जगह में लिमिटेड थी वो, तो वो ट्रैवल करना चाहती है वर्ल्ड को कंगारू की तरह। सो डक रिक्वेस्ट द कंगारू टू टेक इट ऑन अ ट्रिप, कि मुझे यात्रा पे ले चलो, एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स विच द कंगारू विड फेस। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इस पोएम को भी एंजॉय करते हैं। The Duck and the Kangaroo is a nonsense poem by Edward Lear. It was first published in Lear's 1870 collection Nonsense Songs में सबसे पहले पब्लिश हुई थी। The poem depicts a dialogue between a pond bound duck, पॉन्ड बाउंड डक मतलब पॉन्ड से जो, आप देख सकते हैं फोटो में कि पाउंड पॉन्ड में ही, वो तालाब में ही, उतने में ही सीमित थी, एंड द कैंगरू हु रिप्रेजेंट द डक्स ग्रेटेस्ट चांस एट फ्रीडम, यह उसकी फ्रीडम का एक चांस है। द डक परsuades द कंगारू टू टेक द डक राउंड द वर्ल्ड ऑन इट्स बैक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। सेड द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। डक ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस, ग्रेशियस माने ही भगवान, कैसे तुम हॉप करते हो, उसकी चाल को बोलते हैं हॉप, अभी आपने देखा था ना। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों में, पानी में, सब जगह तुम हॉप कर करके फुदक फुदक के चले जाते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसे लगता तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज अ बो इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी देख सकते हैं आप, तालाब, एक गंदा सा तालाब है, मेरी लाइफ बोर हो गई है, देर इज नथिंग amusing in my life, okay, and I long to go out, long to go out, I wish I could go out in the world beyond, इस दुनिया में limits of the, इसके बाहर जाना मैं चाहती हूँ। I wish I could hop like you, काश मैं तुम्हारी तरह हॉप कर सकती, said the duck to the kangaroo। तो ये डक का डायलॉग है जो कैंगारू को बोलती है। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश टू इंग्लिश, इफ यू वांट यू कैन, यू हैव टू रीड इट। ओके,
Please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. वो कहती है प्लीज गिव मी अ राइड, वो रिक्वेस्ट कर रही है कि गिव मी अ राइड, राइड माने अपनी पीठ पे मुझे घुमा दो. सेड द डक टू द कैंगरू. आई कुड सिट क्वाइट स्टिल, स्टिल माने मोशनलेस, बिना हिले डुले. मैं बैठूंगी एंड से नथिंग बट क्वैक, क्वैक क्वैक करूंगी, साउंड मेड बाय डक, क्वैक होती है ना. द होल ऑफ द डे लॉन्ग थ्रू, यानी पूरा दिन मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, कुछ नहीं करूंगी, बस क्वैक क्वैक करती रहूंगी. विल गो टू द डी एंड अ जेली बोली, ये जगहों के नाम है जहाँ वो जाना चाहती है कि हम डी जेली बी जगहों पे जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, लैंड सी सबके ऊपर ऊपर घूमेंगे, है ना, सारी तरफ घूमेंगे. प्लीज टेक मी अ राइड, ओ डू प्लीज प्लीज टेक मी राइड. ठीक है. सेड द डक टू द कंगारू. तो ये डक ने कंगारू को रिक्वेस्ट किया कि हमको घुमाने ले चलो, तुम, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी पीठ पे बैठे रहेंगे चुपचाप. ठीक है. अब देखते हैं कंगारू क्या कहता है. Said the kangaroo to the duck. अब kangaroo ने duck से कहा, this requires some little reflection. Reflection माने thought, thought pondering, सोचना पड़ेगा. तुमको घुमाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा. Perhaps on the whole it might bring me luck. और शायद तुम्हें घुमाने से मेरी भी किस्मत जाग जाए. ठीक है. And there seems but one objection. लेकिन मुझे एक ऑब्जेक्शन है, एक दिक्कत है मेरे को. क्या है? क्या दिक्कत है? विच इज दैट इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे निडरता से बोलने दो, बोल्ड माने क्लियरली, खुल्लम खुल्ला, अगर तुम मुझे बोलने दो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रॉब्लम है मुझे. क्या है? विच इज, क्या प्रॉब्लम है बता रहा है. इफ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड. तुम्हारे पैर, क्या प्रॉब्लम है? पैर, तुम्हारे पैर अनप्लेजेंट है, यानी अच्छे नहीं है, वेट एंड कोल्ड है. ये मैंने आपको फोटो लगा के दी है जिसमें देखो वेट एंड कोल्ड, जब कोई इंसान पानी में रहता है, अब ये निकलेंगे तो उनके पैर कैसे ठंडे और गीले रहेंगे, तो वो चीज है. तो वो कहता है तुम्हारे पैर बहुत ठंडे और गीले हैं. एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रूमैटिस. और उसने कहा शायद तुम्हारे पे ठंडे पैर, जब तुम मेरी पीठ पे रख के बैठी रहोगी घंटों, तो मुझे रूमैटिस हो जाएगा. रूमैटिस क्या है? रूमैटिस बच्चों, ये आप देखो यहाँ पर रू यहाँ लिखा है और मैट्रिस दूसरी लाइन में लिखा है, आप देख रहे हैं ना इसको, इसको थोड़ा समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, ये रू यहाँ पे लिखा है और मैट्रिस यहाँ पे लिखा है. ठीक है. और पोएट ने इसकी स्पेलिंग भी बदल दी है. इसकी सही स्पेलिंग क्या है? रियूमेटिज्म. इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? ये है रियूमेटिज्म. ठीक है. तो इसको बोलते हैं पोएटिक लिबर्टी. पोएट ने अपने शब्दों को मैच करने के लिए, ठीक है, जैसे रू, कंगारू, है ना, ये देखो आप सब देखो, डक, लक, रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्शन, बोल्ड, कोल्ड और रू, कंगारू. तो ये पोएम की स्कीम है, राइम स्कीम है. क्या राइम स्कीम है अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि रू को कंगारू से राइम करने के पीछे पोएट ने इस शब्द को दो भागों में बांट दिया. रू को यहाँ लिखा और मैट्रिस को जाएगा. रूमैटिस क्या होता है? एक स्लैंग वर्ड है रूमैटिज्म के लिए. रूमैटिज्म एक बीमारी होती है जिसको हम गठिया कहते हैं हिंदी में, जोड़ की बीमारी. तो अगर आप इसको लिटरल इसका ट्रांसलेशन करें तो आप पाएंगे कि रू का मतलब होता है कोल्ड और मैटिज्म का मतलब होता है पेन एंड जॉय. ठीक है. तो मैटिज, MATIZ, ये कोई वर्ड नहीं है, ये मैटिज्म यही वर्ड है. तो उसने इसको बना के दोनों को नया वर्ड बना दिया, रूमैटिस. ठीक. तो ये डक जो है वो उसके विश कर रही है कि शी वांट्स टू क्लाइम कंगारू, बट कंगारू को ऑब्जेक्शन है कि उसकी वेब जो फीट है, वेब फीट मालूम है ना आपको, बत्तख की कैसी फीट होती है? ऐसी ऐसी फीट होती है और यहाँ पे उसके पूरे में मांस रहता है इधर, ये वेब्ड फीट होती है. ठीक है. ये ना, ताकि वो पानी में डूबे नहीं, ऐसे उसकी भगवान ने बनाया उसको. तो वो कहता है तुम्हारी जो वेब्ड फीट है वो हमेशा गीली रहती हैं और ठंडी रहती हैं, इससे क्या होगा? मेरे को रूमैटिस हो जाएगा, यानी कि मुझे सर्दी वाला जॉइंट्स में पेन हो जाएगा. ठीक. अब आपको समझ में आ गया बच्चों रूमैटिस का मतलब, और वो क्यों कह रहा है ये भी आपको समझ में आ गया, और इसने स्पेलिंग को चेंज क्यों किया ये भी आपको मैंने बता दिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब कंगारू ने तो उसको बता दिया, अब डक ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला. सेट द डक टू द कंगारू. सेट द डक, एज आई सैट ऑन द रॉक. उसने कहा जैसे मैं रॉक्स पे बैठती हूँ, यानी कि मैं पत्थरों पे बैठी हुई थी. आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली. मैं पहले ही इस चीज को सोच चुकी हूँ. किस चीज को? जो तुम अब मुझसे बोलने जा रहे हो, उस चीज को मैं बारे में सोच चुकी हूँ. एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ वॉस्टेड सॉक्स. वॉस्टेड सॉक्स ये देख सकते हैं मोजे, ऊनी मोजे.
उसने कहा मैं 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद के ले आई हूँ, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो मेरी वेब फीट को बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए उसके पैर हैं, वो कह रही है मेरी वेब फीट में वो मोजे मैं पहन लूंगी तो पैर मेरे ठंडे नहीं रहेंगे, ठीक, गीले नहीं रहेंगे, तुमको गीले नहीं लगेंगे। दूसरा, एंड टू कीप आउट द कोल्ड, अब ठंडक को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, मैं क्लोक ले आई हूँ खरीद के। ये क्लोक देख रहे हैं आप, पूरा ये पहने भी हुए डक, इसमें को पूरी बॉडी मेरी कवर हो जाएगी। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं रोज एक सिगार पीऊंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में कोल्डनेस नहीं रहेगी, ठंड गर्मी हो जाएगी। तो ये तीनों उपाय वो अगर कर लेगी तो उसकी बॉडी हीटेड हो जाएगी। तो उसने कहा कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू, और ये सब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए करूंगी। वाई आई विल डू दिस, सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये देखो डक ने उसको ये सोल्यूशन बता दिया, क्योंकि वो पत्थर पे बैठे बैठे उसने पूरा सोल्यूशन सोच लिया। ओके, अब सेट द कंगारू, ठीक है, कंगारू ने कहा ओके बस मुझे यही प्रॉब्लम था, है, आई एम रेडी, ऑल इन द मून लाइट पेन, या जिस दिन चांदनी रात होगी, बट टू बैलेंस मी वेल, पर तुम मुझे बैलेंस करने के लिए डक सिट स्टेडी, स्टेडी माने स्थिर, बिल्कुल सीधी बैठना, एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, यानी कि मेरी पूंछ के आखिरी हिस्से में तुम बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड बाउंड, ये देखो आप हॉप एंड बाउंड, जो कंगारू हॉप एंड बाउंड कर रहा है, ये हॉप एंड बाउंड होता है, ठीक है, जंप करके जंप ऐसे कहते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स, पूरी दुनिया को उन्होंने 3 बार चक्कर लगा लिया। वाई सो हैप्पी, और कौन उनसे ज्यादा खुश था, बोथ ऑफ देम वर वेरी हैप्पी, ओहू, उनके जैसा कोई खुश नहीं था, एज द डक एंड द कंगारू, जैसे कि डक और कंगारू। तो बच्चों आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मजा आया होगा। अब हम इसके वो करते हैं राइम स्कीम। इसमें लिटरेरी डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी डिवाइसेस माने जैसे अलंकार, जैसे आप हिंदी में पोएम को सुंदर बनाने के लिए अलंकार होते हैं, वही। तो राइम स्कीम देखो आप इसकी क्या है, ABA BCCAA। तो आप देख रहे हैं ज्यादा स्टैंजा 1 की ये है, स्टैंजा 2 की ये है, स्टैंजा 3 की 4 5 की ये है। आप इसको चेक कर लीजिए, है ना। राइमिंग स्कीम जैसे A, फिर B, फिर A, फिर B, फिर CCAA, ठीक। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्या होता है, कोई जब अक्षर बार बार दोहराया जाता है, जैसे गुड ग्रेशियस, तो G, तो ये एलिट्रेशन है। हाउ यू हॉप, HH, सिट क्वाइट स्टिल, S एंड से, SSS, तो ये एलिट्रेशन हो गया। बट टू बैलेंस, BB, ठीक। डियर डक, D, होल वर्ल्ड, W, तो ये एलिट्रेशन हो गए, ठीक। एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब कोई वर्ड को कोई हम लाइन के शुरू में रिपीट करते हैं, जैसे व्हेन द वर्ड इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, यानी एक लाइन में वही शब्द आया, फिर वही शब्द दूसरी लाइन में भी आ गया, फिर वही शब्द ऐसे तीसरी लाइन में भी आ गया, तो ये होता है एनाफोरा, ठीक है। अब देखो जैसे इसमें एंड टू कीप आउट द कोल्ड, एंड, ठीक, एंड आया, फिर दूसरी लाइन में भी एंड आ गया, एंड एवरी डे अ सिगार, एंड रिपीट हो गया दोनों लाइनों में, तो कंसिक्यूटिव लाइन है ये, इनमें रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एनाफोरा। एंड दे हॉप द होल डे 3 टाइम्स और एंड सो हैप्पी, फिर से एंड रिपीट हो रहा है। तो ये पोएटिक ने बहुत सुंदर सुंदर डिवाइसेस को यूज किया है। और एंड है। रिफ्रेन, रिफ्रेन क्या होता है, यूज ऑफ म्यूजिकल राइमिंग सेंटेंसेस थ्रू आउट द पोएम। म्यूजिकल, अब मैंने आपको इस पोएम का म्यूजिक क्यों सुनाया, क्योंकि ये पोएम बहुत म्यूजिकल है ना, इसमें राइमिंग सेंटेंस थ्रू आउट है। सेट द डक टू द कंगारू, फिर वो कहता डू ऊ, तो ये क्या है, ये म्यूजिकल राइम है इसका। हैज रिपीटेड टू ले स्ट्रेस ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द डक टू द कंगारू, तो ये रिफ्रेन है। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट क्या होता है बच्चों, जब दो सेंटेंसेस, मतलब ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस, इसमें देखो आप कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ नहीं आया है, यानी कि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिलाकर एक है। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा देखिए तो इन्वर्टेड कॉमा उसमें यहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरी लाइन के एंड में खत्म हो रहा है, मतलब ये पूरा एक सेंटेंस है। तो जब बहुत लंबा सेंटेंस यूज होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी दो लाइन बन गई, उसको बोलते हैं इंजैबमेंट, ठीक है। देखो एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स विच फिट माई वेब फीट नीटली, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो पोएट ने इसको दो लाइंस में लिखा है, तो ये हो गया इंजैबमेंट। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, ये भी देखो इंजैबमेंट है, ठीक है। और लिमरिक क्या होती है, लिमरिक इज अ काइंड ऑफ विट्टी ह्यूमरस नॉनसेंस पोएम। लिमरिक जो एडवर्ड लियर ने इसका मेन, एडवर्ड लियर की समय ही ये लोकप्रिय हुई। विटी माने फुल ऑफ विट्स, जिसमें तर्क होते हैं, ह्यूमर होता है, मजाक होता है, हंसी मजाक, और नॉनसेंस, और कोई सेंस ऐसा सीरियस सेंस नहीं होता है, ठीक, इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट।
तो ये इसकी लिटरेरी डिवाइसेस थी। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।